चलो देखो, आज हम लोग ना आज 20 अगस्त 2025 है। आज होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने एक बिल पेश किया है लोकसभा में। उस बिल का नाम है 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। 2025 में पेश हो रहा है तो जाहिर सी बात है ईयर आएगा। ये 130 नंबर का बिल है जो पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति जब अपनी साइन कर देगा, अप्रूवल दे देगा, तब इसका नंबर होगा 108। ठीक है। और जब साइन होंगे ये एक्ट तब का कहलाएगा, इसलिए मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 130वां ये है, इससे पहले 129वां अमेंडमेंट बिल, बल्कि मैं इसको इधर लिख दूं ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसी को अगर हम समझना चाहें, 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पेश हुआ था, वही बिल जब राष्ट्रपति के साइन के बाद आएगा तो वो बिल वन नेशन वन इलेक्शन इसके लिए आया था। ठीक है, तो ये बिल नंबर 129वां है। राष्ट्रपति जब साइन कर दे तब ये एक्ट कहलाएगा, या जब से डेट डिक्लेयर हो जाए कि साहब बिल पे साइन हो गए अब ये लागू होगा, तब ये एक्ट या अधिनियम कहलाएगा। ठीक है। और इससे पहले एक और आप देखोगे, 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो पेश हुआ था, ये 2023 का है शायद। यही बिल 106वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहलाया है। ठीक है, यानी कि नारी वंदन अधिनियम जो कानून पास हुआ था या संविधान में संशोधन करने का प्रपोजल आया था, वो बिल नंबर था 128वां। और वही जब पास हो गया तो कौन सा एक्ट बन गया? 106। इसका मतलब अगर इसको और बेहतर समझें तो लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई बिल पेश होता है और वो पास होने के बाद जब राज्यसभा या लोकसभा में जाता है, जहां पहले आया उसके बाद, ठीक है, उल्टा भी हो सकता है ना ये। और जब भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार के या संसद के विधेयक पे अपनी अनुमति दे देता है, एसेंट दे देता है, तब वो एक्ट कहलाता है। ध्यान रखना, तब वो अधिनियम कहलाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि यहां बिल नंबर और एक्ट नंबर में फर्क आएगा, क्योंकि जो बिल पेश हो रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि हर बिल पास ही हो जाएगा। हो सकता है कि आगे जाके राष्ट्रपति उसमें साइन ना करे या विड्रॉ कर ले सरकार, कोई भी कंडीशन हो सकती है। इसलिए बिल में और एक्ट में डिफरेंस आता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। ठीक, तो इसमें एक चीज देखो आप जरा। हाँ है, जोर से बोलो। होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, तो ये जो 108वां एक्ट बनेगा, फिलहाल इसको अगर छोड़ दें तो ये बिल नंबर कौन सा है? 130वां ना। ये क्यों लाया गया है? ये आर्टिकल 75 जो भारत के संविधान का है, इसमें चेंज करेगा। और इसमें चेंज करके लिखेगा, देखो चेंज कैसे होगा, संविधान संशोधन अधिनियम से ही होता है, याद है? संविधान संशोधन आर्टिकल 368 याद आया? तो ये 368 के तहत जब पास होगा 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा से, तब इसी आर्टिकल में ये चेंज करेगा। और चेंज करके क्या लिखेगा इस आर्टिकल में कि कोई भी मिनिस्टर, सेंटर की बात हो रही है, ये आर्टिकल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, और राज्यों के लिए दूसरा आर्टिकल है इसी से मिलता जुलता, जो सभी राज्यों पे लागू होता है। कोई भी मिनिस्टर, कोई भी क्या मतलब, एक ही प्राइम मिनिस्टर या किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री, मंत्री चाहे वो सेंटर का हो या किसी राज्य का हो, मुख्यमंत्री किसी राज्य का हो या देश का प्रधानमंत्री, इनमें से कोई भी अगर 30 दिन लगातार
अरेस्ट में रहता है, यानी कि पुलिस की कस्टडी ऐसे समझ लो, अगर वो 30 दिन लगातार जेल में रहता है तो ये भारत के राष्ट्रपति को, बल्कि इसको यहां लिख दो, भारत के राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है और सभी राज्यों के राज्यपालों को ये शक्ति देता है कि वो अगर प्रधानमंत्री को 30 दिन या उससे ज्यादा अरेस्ट करके रखा गया या केंद्र सरकार के किसी मिनिस्टर को इससे ज्यादा अरेस्ट करके रखा गया, ठीक ये बात यहाँ मुख्यमंत्री या राज्य के किसी मिनिस्टर को 30 दिन लगातार, ध्यान रखना शब्द है 30 दिन लगातार, कंटिन्यू 30 दिन या उससे ज्यादा अगर अरेस्ट करके रखा गया है तो इसका मतलब है मामला कुछ गंभीर है, सीरियस है, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, यानी कि टर्मिनेट कर सकता है, उसकी पोस्ट से हटा सकता है। सेम बात इसके लिए भी है। और गवर्नर्स को अपने राज्यों में मुख्यमंत्री को या अपने मंत्रियों को हटाने की पावर है, बर्खास्त करना, टर्मिनेट, ठीक है। अब देखो ये बिल आया तो सही है, यहां बैठे हुए सभी लोगों को लग रहा होगा ठीक है बढ़िया है ना, लेकिन इसमें अगर आपसे क्रिटिकली एग्जामिन पूछ ले, जैसे वो ये कहे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन द 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो आलोचना में क्या लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है आलोचना में कमियां लिखी जाती हैं, तो कमियां क्या हो सकती हैं, अंदाजा लगाओ। देखो क्या कमियां होंगी, प्रधानमंत्री सीबीआई को कंट्रोल कर लेता है, ईडी को कंट्रोल कर लेता है, सेंटर के लगभग जो पुलिस की पावर्स रख रहे हैं ऐसी संस्थाएं, हालांकि पुलिस की पावर राज्यों को ही होती है, सेंटर को नहीं होती, लेकिन मान लो अब जैसे सीबीआई है, एनआईए वगैरह है, तो कौन सी ऐसी पुलिस फोर्स या कौन सा ऐसा सिस्टम होगा जो प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेगा, बताओ, क्योंकि उसके हेड को प्रधानमंत्री ने ही अपॉइंट करवाया होगा, तो ये डाउट उठेगा। दूसरा, गवर्नर्स राज्यों में जो होते हैं वो किसके एजेंट होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री के वो बहुत खास लोग होते हैं, और अगर सेंटर में किसी एक्स नाम की पार्टी की सरकार है और किसी राज्य में वाई नाम की पार्टी की सरकार है और गवर्नर इसी का बंदा है ना, तो ये डाउट उठ सकता है कि प्रधानमंत्री या केंद्र की सत्ता वाली पार्टी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार को तंग करवा सकती है गवर्नर के थ्रू, जैसे गवर्नर से कहे कि अरेस्ट करवा लो, 30 दिन तक जेल में रख दो, 30 दिन तक रखा तो ये संविधान संशोधन विधेयक जो लाया जा रहा है ये एक्टिव हो जाएगा, तो इसका मिसयूज हो सकता है। इसी में हम इसको आलोचनात्मक परीक्षण या आलोचना के तौर पे इसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्लियर है। तो ध्यान रखना ये संविधान संशोधन संविधान के कुछ आर्टिकल्स में चेंज करेगा और उम्मीद ये है कि सेंटर को ज्यादा फेवर कर देगा। ये क्यों करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री की चॉइस का होता है और सारे गवर्नर तो चॉइस प्रधानमंत्री की होती ही है, जिसको चाहे बनवा दे। तो डाउट ये है कि अगर प्रधानमंत्री चाहेगा तो सारे राज्यों में जो दूसरी पार्टी की सरकार है उनको तंग करने में मिसयूज कर सकता है या करवा सकता है, लेकिन अगर ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसी व्यक्ति को देखते हो तो वो इस पावर का मिसयूज ना करके यूज होने देगा। 30 दिन अगर कोई जेल में रह रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है ना, इसका मतलब ऐसे लोगों को नहीं बैठना चाहिए, उनको हटा दो, उनकी जगह दूसरे किसी व्यक्ति को मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करवा दो। क्लियर है, ये आज ही का है इसीलिए मैंने आपसे डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक, फंडामेंटल राइट चल रहे थे, ठीक। क्वेश्चन दिया था, सबने लिखा, किसने नहीं लिखा हाथ खड़ा करो। अगर आप लोग अभी नहीं लिखोगे ना तो मैं बताता हूं आपको दिक्कत होगी, और भरोसा रखना कि अगर
मेरे साथ सही से नहीं चल पाओगे तो फिर चल किसी के पास नहीं पाओगे, ये भी बता रहा हूं। ये मुझे खुद पे भरोसा है कि अगर मेरे साथ नहीं चल रहे हो तो किसी के साथ नहीं चल पाओगे फिर। तो इसीलिए बी केयरफुल, आपके ही फ्यूचर का सवाल है। जो बता रहा हूं उसको करो, शिद्दत से करो, और शिद्दत से जो चाहो शाहरुख खान के हिसाब से मिल जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट पे बात कर रहे थे ना। जैसे इसको थोड़ा सा ना, इसका ओरिजिन समझो आप कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब हम किसी बात को राइट के तौर पे देख रहे हैं तो राइट का एक मतलब सही भी होता है, राइट और रॉन्ग भी होता है ना। तो वो कौन सी चीज है जो सही है, उसी से शब्द बनेगा एक। दूसरा, इसी के उल्टा, सही का उल्टा गलत क्या होता है? सही का ठीक उल्टा गलत होता है। अगर मैं इस तरफ लिख दूं गलत या रॉन्ग तो ठीक है, चलेगा। अगर इसको हम ये भूल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो राइट का अपोजिट क्या आता है? आपको अपनी समझ से बताना कौन कौन सी बातें गलत लगती हैं, रॉन्ग लगती हैं। किसी किताब में समझ में नहीं आएगा, ओरिजिन कैसे होता है, अधिकारों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये समझ में नहीं आएगा किसी किताब से। आप खुद इस बात का जवाब देना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे, कौन सी चीज है जो आपको गलत लगती है? कोई भी बात बोलो तो। हाँ, किसी की हत्या करना है ना। और बताओ, और क्या गलत लगता है? हाँ, आरक्षण तो सही होता है, गलत कहाँ होता है? नहीं, आपके हिसाब से भी अभी सही करवा दूंगा। आप सॉफ्टवेयर अपडेट करो, गड़बड़ है, गड़बड़ है। आरक्षण सही है, हाँ। भ्रष्टाचार और हाँ भेदभाव। ठीक, चलो इनसे शुरू कर रहे हैं। भेदभाव, क्योंकि ये आज पूड़ी सब्जी खा के आई है, पूड़ी और आलू की सब्जी थी ना, है। भेदभाव किसी के साथ भी किसी भी रूप में होना सही है गलत है? गलत है। और कुछ एग्जांपल दो। किसी की लाइफ को थ्रेट पहुंचाना ना। और बताओ। किसी को मजबूर करना कुछ करने या ना करने के लिए। और बताओ। थोड़ा जोर से। पावर का मिसयूज, पावर का मिसयूज इसमें आ जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो और बताओ। चोरी करना, ठीक है, अच्छी बात है। चोरी करना गलत बात है, मतलब अच्छी नहीं, गलत है। हाँ, और बताओ। किसी के साथ छेड़छाड़ करना सही है? और बताओ। ब्लैकमेल करना, अब वो कैसा वाला है, इमोशनल है कैसा वो नहीं पता, लेकिन ब्लैकमेल है। नारी का शोषण, पुरुष का भी शोषण होता है। सब बातें अपने फेवर में मत ले जाओ। पुरुष इस टाइम सबसे ज्यादा अबला है, अबला। नारियां उसका तबला बजा रही हैं, अब पता नहीं है आपको। और बताओ। हाँ, ठीक है। और
क्या करना? कानून तोड़ना। ठीक है, कानून तोड़ना। चलो, मतलब ये कि आप समझ गए ना गलत क्या लगता है आपको, है ना? जो बात आपको गलत लगती है उसके बारे में आप क्या चाहते हो कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो फिर आप चाहते क्या हो? कैसा हो? कैसा हो? जैसा ना हो उसका उल्टा, इसका उल्टा। भेदभाव नहीं होना चाहिए, जिंदगी को खतरा नहीं होना चाहिए, इसका उल्टा करते चले जाओ। तो अगर इसका उल्टा करोगे तो वो सही होगा या गलत होगा? सही होगा। यानी कि इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना? जो भी बात सोच सकते हो आप, ऐसा होना चाहिए। इसी को अगर मैं बहुवचन कर दूं और इसको बहुवचन कर दूं तो ध्यान रखना, समाज में क्या नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ जो गारंटी आपको मिलती है वही क्या कहलाती है? अधिकार कहलाती है। समझ गए? अब ये अधिकारों की गारंटी, यानी कि गलत काम आपके साथ ना हो, इसकी गारंटी राइट्स कहलाती है, अधिकार कहलाती है। उसकी कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है, जो कल मैंने आपको वेन डायग्राम बनाया था। मतलब कौन सी बात ऐसी है जो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी रखती है, कौन सी चीज ऐसी जो थोड़ा सा चलेगा, अगर हो भी जाए गलत तो चलेगा। याद आया? डायग्राम बनाओ इसको। हाँ, बोलो। क्या? बना लिया? इसी पे आगे बात करें? अच्छा, खूब गहराई में जाके पढ़ना चाह रहे हो या काम चलाना चाह रहे हो? देखो, थोड़ी सी मजबूरी है 40 क्लासेस की वजह से, वरना ये जो पढ़ रहे हो ये कम से कम 150 क्लासेस में होना चाहिए था। मजबूरी है तो उसको समझना, मजबूरी को। देखो, जैसे अभी आपने लिखा कि वो बातें जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मुझे मिले और गारंटी के तौर पे मिले, क्योंकि वो गलत के खिलाफ मुझे गारंटी दे रही हैं, उसको आप अधिकार कह रहे हो। ठीक है? इसकी जो कैटेगरी बनेगी, अगर हम इसको वर्गीकरण कर लें कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, कौन सी उससे थोड़ी कम है, कौन सी थोड़ी कम है, ऐसे, तो वही डायग्राम कल हम लोगों ने बनाया था। याद आया? तो इसको हमने राइट कह दिया था। फिर एक और बनाया था इसके अंदर, उसको क्या नाम दिया था? ह्यूमन राइट। फिर इसके अंदर एक और बनाया था, फंडामेंटल राइट। और था कोई? लीगल राइट। इंटरसेक्ट कर रहा था ना, ऐसा, ऐसे था कुछ।
फिर एक और बना था शायद, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ना, वो इसी के ऊपर बनाया था है? ऐसे बनाया होगा शायद ना, ऐसे ही बना था है? हाँ ये वाला गलत है, सही सही। हाँ, ह्यूमन राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये शायद ऐसा रहा होगा, ऐसा कुछ ना, ऐसा ही कुछ रहा हो, हाँ ठीक। और ये जो स्पेस बचा, इसको क्या नाम दिया था हमने? अगर राइट की कैटेगरी। अब इसी से थोड़ा सा आप समझ लेना, जैसे सबसे ऊपर, मतलब हम कैसे लिखें, बढ़ता हुआ लिखें घटता लिखें, ऐसे बताओ पहले। तो सबसे नीचे हम रख दें सबसे बेकार वाले को, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो मान लो ये राइट की कैटेगरी रखें, फिर इसके ऊपर दूसरी कैटेगरी रखें, इसमें क्या डालें? ह्यूमन राइट नहीं, बल्कि इसको उल्टा कर ज्यादा सही। जैसे ऐसे समझो आप, सबसे पवित्रता के आधार पर डिसाइड कर लें तो कौन से अधिकार है? फंडामेंटल राइट। दूसरे पे, क्योंकि इसी की एक कैटेगरी बन जाती है ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे ह्यूमन राइट लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसी से ये बन रहा है। सभी नहीं है लेकिन ये भी ध्यान रखना, जैसे ये ऐसे बनेगा, ये ह्यूमन राइट है तो ये फंडामेंटल राइट है, तो कम से कम इतने स्पेस पे तो हम बात कर ही सकते हैं ना जहां ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। फिर तीसरे पे कौन सी कैटेगरी रखें? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। चौथे पे लीगल, और पांचवें पे अदर कैटेगरी, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये बता रहा है कि इंटेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो फंडामेंटल राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये वाला जो स्पेस है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भारत में बना हुआ है, और सभी राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है वैल्यू तो है ना इसकी, जब ये कमीशन बना हुआ है रिपोर्टिंग के लिए, इसीलिए हमने इसको दूसरे नंबर पर रखा हुआ है, ठीक है। बाकी संविधान में और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो इसी की और कैटेगरी को थोड़ा, वैसे डायग्राम में देखोगे तो ये, हाँ इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसके साथ, इसको इसके साथ रखने के चक्कर में इसको लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इसी की सब कैटेगरी बन जाएगी ना, इसलिए। हम्म। जैसे इसका एग्जांपल लिया था ना हमने, आर्टिकल 300 ए, प्रॉपर्टी का राइट, 326 वोट देने का अधिकार, एक है जीवन जीने का अधिकार, जीवन ह्यूमन राइट भी है, तो ये दोनों इसलिए साथ लेके चलो। और अगर हम कहें संवैधानिक अधिकार, जैसे वोट देने का अधिकार है, मान लो आपको वोट कोई ना देने दे तो मर जाओगे क्या? आपकी जिंदगी में तबाही आ जाएगी, आपकी संपत्ति कोई छीन ले सरकार तो तबाही आ जाएगी जिंदगी में। इतनी बड़ी तबाही तो नहीं आएगी ना जितना जीवन छीनने से आएगी, इसीलिए इसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, बना लो।
संविधान में जो लिखा है उसको आप संवैधानिक अधिकार कहते हैं। जो संविधान में हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन लॉ में जरूर है, उसको लीगल कहते हैं। नहीं नहीं, उसमें अधिकार नहीं है, वो तो अपराध को परिभाषित करते हैं या सजा की बात करते हैं, तो अधिकार तो नहीं हो सकते। अधिकार अगर आप ढूंढ रहे हो तो दूसरे कानून में ढूंढो, जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें जो अधिकार है ना वो कानूनी अधिकार है, क्योंकि ये कानून है। ठीक है, ये 2009 का है, ये 2005 का है। आगे चले, ठीक है चलो। जितने भी फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी है, उसका इवोल्यूशन जब आप देखोगे ना, यानी कि उनको पैदा होते हुए जब आप देखोगे इस दुनिया पे, तो सबसे पहले आपको प्रकृति प्रदत्त या गॉड गिफ्टेड राइट के तौर पे दिखेगा। अगर आप औरंगजेब जब यहाँ हुकूमत करता है, ठीक उसके बाद दुनिया में आपको रेनेसेंस, पुनर्जागरण दिखेगा। तर्क पे लोग बात कर रहे थे, यूरोप में पहले ही हो चुका था। तो तर्क पे जब आप बात करोगे ना, तो गॉड को या धर्म को साइड रखोगे, क्योंकि गॉड या धर्म की बात जहां आएगी वहां तर्क पे आपको अंधविश्वास हावी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप गॉड या धर्म की किताबों को प्रूव नहीं कर सकते कि सही है। ठीक है, तो टकराव होगा। यही टकराव पहले जब शुरुआत हो रही है खासकर यूरोप में, तब ये माना जाता था कि चर्च की तरफ से कि गॉड ने आपको इंसान होने के नाते कुछ गिफ्ट किया है। वही जो लोग ये कह रहे थे कि गॉड के रूप अनेक हो सकते हैं, वो नेचर वर्ड यूज कर लेते थे, गॉड को ना यूज करके। बात दोनों में एक ही है, और इन दोनों का सेंस ये था कि इंसान ने भगवान से अपने आप को पैदा किया है या भगवान ने इंसान को पैदा किया है, तो वो इंसान को जानवर से अलग दिखाने के लिए कुछ गिफ्ट देके भेज रहा है। यही कॉन्सेप्ट गॉड गिफ्टेड राइट कहलाया या नेचुरल राइट कहलाया, प्राकृतिक अधिकार। यहां से कहानी शुरू होती है। ठीक है, अब ये बात धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ी, जब 18वीं सदी, इससे पहले जो हम बात कर रहे थे इसको आप 16वीं 17वीं सदी कह सकते हो, 17th सेंचुरी की बात कर सकते हो, क्योंकि धर्म का बोलबाला रहा होगा इस टाइम। फिर 18वीं और 19वीं सदी आते आते लोगों का जब विश्वास डगमगाया, तब उन्होंने तर्क पे बात करना शुरू की और कहा नहीं, जो नास्तिक लोग हैं इनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो आप कि कुछ है जो गॉड ने गिफ्ट किया है, वो तो मानता ही नहीं गॉड को, तो कैसे सेटिस्फाई करोगे। इसीलिए इस सदी में जब बड़े बड़े विद्वान, थिंकर्स, हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे विद्वान आने लगे, तब वो पहले वाला कॉन्सेप्ट अधिकारों को लेके खारिज हुआ। और इसके बाद जब ये 18वीं 19वीं सदी चली और तर्क ज्यादा बढ़ने लगा, तो तर्क के आधार पे लोगों ने कहा गॉड कुछ नहीं होता, प्रकृति कुछ नहीं होती, बल्कि व्यक्ति जानवरों से अलग है, इंसान है, इसीलिए ह्यूमन होने के नाते उसे कुछ ह्यूमन राइट मिलने ही चाहिए। यहीं से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है। और ध्यान से सुनना, 18वीं सदी की बात कर रहे हो आप, 18वीं सदी में सन 1787 में, 18वीं का मतलब 1700 के बाद,
1787 में अमेरिका अपना संविधान लिखता है और इसमें यही शब्द लिखता है वो, यानी कि गॉड से जो रिलेशन ना रखता हो उसको कैसे समझाओगे गॉड गिफ्टेड राइट है? मतलब ये गॉड ने तुम्हें पैदा किया, इसलिए तुम्हारा जीवन गॉड ने दिया हुआ है, गॉड ने गिफ्ट किया है। तो ये नास्तिक व्यक्ति को कैसे समझा लोगे आप? इसीलिए तर्क पे चलने वाले लोग और देशों ने इस कॉन्सेप्ट की तरफ अपने आप को बढ़ाया, ठीक है। और ये ह्यूमन राइट की परिभाषा यहां से इवॉल्व होनी शुरू होती है, जब धीरे धीरे आप ह्यूमन राइट के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़े। फिर 19वीं सदी, इसके बाद फिर 20वीं सदी आती है, और अब 21वीं सदी में चल रहे हो आप। ध्यान रखना, जो लिख रहा हूं ये फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा मेंस में, दिमाग लगा के रखना। नहीं 21वीं है ना। इस दौर में आप ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट लेके चले, 20वीं सदी आई। अब आप जो पहले सोच के रख रहे थे कि इंसान होने के नाते व्यक्ति को कुछ अधिकार होने चाहिए, यहां तक तो चला। फिर इंसान ये कहने लगा, व्यक्ति इंडिविजुअल ये कहने लगा कि मुझे अपने से मतलब है, क्योंकि मैं इंसान हूं तो मुझे अपनेपन के कुछ अधिकार मिलने चाहिए। इसी से इंडिविजुअल लाइफ और राइट टू प्राइवेसी वगैरह जनरेट होता है। मेरी निजी लाइफ, और मैं अपनी निजी लाइफ को कैसे जीना चाहूं ये मेरी चॉइस है। लेकिन जैसे जैसे आप 21वीं सदी में बढ़ोगे तब आप देखोगे कि पूरे ग्रुप्स या पूरी पृथ्वी, इसमें जितने भी लोग, जितने भी इंसान रह रहे हैं, ये इंसान ही अपनी ख्वाहिश के लिए, यानी कि व्यक्तिगत जीवन को जीते हुए ये इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या ऐसी गैसें निकाल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकाल रहे हैं, जो इस पूरे पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही है। और ये आप अधिकार के नाम पे ही कर रहे हो। मैं कमाऊं, कमाने के लिए मुझे आजादी होनी चाहिए, मैं एक से एक लग्जरी गाड़ी, एसी घर में लगाऊं, लाइफ एकदम शानदार हो, तो मैं जो कर रहा हूं उसका खामियाजा निचले तबके को भुगतना पड़ रहा है। मैंने प्रदूषण फैलाया, फैक्ट्रियां लगाई, खूब पैसा कमा रहा हूं, धुआं आम आदमी की सांसों में जा रहा है, तो उसकी क्या गलती है? वो कंपनसेट क्यों करेगा? इसीलिए 21वीं सदी में एक नई बात डेवलप होके आई है कि अब आप ग्रुप के अधिकारों की बात करो, इंडिविजुअल या मानव अधिकारों की बात छोड़ दो। यहीं से कलेक्टिव राइट का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि आप व्यक्ति से चल रहे थे और अब आप समूह की तरफ जा चुके हो। यही कारण है कि ओजोन लेयर जो पिघल रही है, इसको बचाने के लिए क्या करोगे? आप अपने अधिकारों को सीमित करोगे, नहीं करोगे? आप गाड़ियां कम यूज करोगे, आप एसी कम चलाओगे, वगैरह वगैरह। तो अगर इस पृथ्वी को बचाना है तो व्यक्तिगत अधिकार या मानव के अधिकारों को अब आपको बदलना पड़ेगा कलेक्टिव राइट में। तो कॉमन चीजों को ज्यादा यूज करो, यही फ्लो है व्यक्ति के अधिकारों से कलेक्टिव राइट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? अब बना लो, बनाओ।
चेंज करूं? इसको मोबाइल को एक तरफ रखो उठा के, बहुत सारे काम एक साथ नहीं हो सकते। चेंज करूं? जैसे ओजोन लेयर पिघल रही है या पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो इसका योगदान कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं। तो सही कौन करेगा उसे? हम ही तो करेंगे, है ना? इसीलिए इन जैसी घटनाओं के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को कुछ सीमा तक हमें छोड़ना पड़ेगा। और ह्यूमैनिटी या मानवता के लिए पृथ्वी को बचाना है, ऐसा सेंस बनेगा इसका कुछ कुछ। हो गया? अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। मानव अधिकारों के इवोल्यूशन या इस मानव अधिकार नाम के विचार को आप पृथ्वी को या भविष्य को बचाने के लिए किस रूप में देखते हैं? तो पहले आपने ह्यूमन राइट जैसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि नहीं साहब, ह्यूमन होने के नाते व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए, मान गए आपकी बात। लेकिन इस ह्यूमन राइट में से फिर हर देश ने, जैसे ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट पूरे यूनिवर्स में एक नाम से बना, उसको कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये 1948 में 10 दिसंबर को लागू हुआ एक समझौता है जो लगभग सभी देशों ने किया है। यहाँ देखो शब्द क्या आ रहा है, ह्यूमन राइट। इसका मतलब ये पूरा यूनिवर्स जहाँ इंसान रह रहे हैं ये मान रहा है कि इंसान होने के नाते लोगों को राइट होने चाहिए, उन्हीं को ह्यूमन राइट आप कह रहे हो। तो इस ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट को सभी देशों ने अलग अलग अपने तरीके से, इनमें से कुछ को गारंटी के तौर पे देना शुरू किया। उसी गारंटी को भारत नाम के देश ने अपने संविधान में किस नाम से लिख दिया? फंडामेंटल। इसीलिए जब हम वहां पे वेन डायग्राम बना रहे थे तो ऐसा ही तो बनाया था, याद आया? इसीलिए बनाया था। फिर एक बात और सोचना कि
ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट अगर इतना है, क्योंकि आपकी सोच, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबकी ख्वाहिशें अलग अलग हैं, और ख्वाहिशें इसलिए हैं कि आप जानवर हो या इंसान हो। आप इंसान हो इसलिए आपकी ख्वाहिशें हैं अलग अलग। जानवरों की ख्वाहिशें नहीं होती, और होती है तो एक सी होती है, बस खाना मिल जाए, यही होती है ना, कुत्ते को काटने को मिल जाए, इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं होती ना जानवर की। इसी पे आप समझना कि इंसान की ख्वाहिशें अलग 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 हैं, और आप कह रहे हो कि इनमें से अभी फिलहाल इतना दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, देश पावरफुल होगा, तो ये आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। यानी कि धीरे धीरे आप ये कोशिश करोगे कि फ्यूचर में हम लगभग सभी मूल अधिकारों को ऐसा दिखाएं जिसमें मैक्सिमम फंडामेंटल ह्यूमन राइट कवर हो जाए। तो ध्यान रखना, ये ऐसे बढ़ने की प्रवृत्ति आपको भारत में दिखेगी, भले ही संसद या संविधान में ना लिखा हो, तब भी दो तरीके अपनाए जाते हैं इसको बढ़ाने के लिए, एरो के हिसाब से समझना, बढ़ाने के लिए। या तो सुप्रीम कोर्ट कभी आर्टिकल 19 या कभी आर्टिकल 21 में एक्सप्लेनेशन देता है नया नया, कि शादी करने का अधिकार है, शांति से सोने का अधिकार है, प्रदूषण ना हो इसका अधिकार है, ये लिखा कहीं नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि संसद संविधान में संशोधन करती है, और संशोधन करके कुछ आर्टिकल्स को जोड़ती है, जैसे आर्टिकल 21A जोड़ा, बच्चे को शिक्षा देने का अधिकार। वैसे तो ह्यूमन होने के नाते हर बच्ची को शिक्षा मिलनी चाहिए, और आपने उसको फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया। इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि शिक्षा का अधिकार यहां कहीं है, जो ह्यूमन राइट तो है, लेकिन देश दे नहीं पाता था 2009 से पहले, तो देश ने क्या किया, एक और अधिकार समेट लिया, तो ह्यूमन राइट बढ़ गया ना। यानी कि फंडामेंटल राइट के कॉन्सेप्ट में ह्यूमन राइट धीरे धीरे आ रहे हैं, या तो ये सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा से आते हैं, या सरकारें संविधान में चेंज करके लिखती हैं। बात समझ में आई? अब इसी पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत में मूल अधिकारों की परिभाषा क्या लगातार बढ़ती जा रही है? दिख रहा है बढ़ रही है? ठीक है, बनाओ। हाँ, पहला वाला क्वेश्चन बोल दूं, लिखो। हाँ, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मानवाधिकारों की परिभाषा मानव प्रजाति और इस पृथ्वी को बचाने के लिए पहले पूरा कर लें, वरना ये भी भूल जाऊंगा। मानव मानव क्या लिखा, मानव प्रजाति और पृथ्वी को बचाने के लिए व्यक्तिगत मानवाधिकार से कुछ अधिकार सामूहिक मानव के अधिकारों को बचाने के लिए कुर्बान किए जाने चाहिए।
लिख लिया? दूसरा क्वेश्चन लिखो। क्या आप इस बात से सहमत हैं? डू यू एग्री दैट? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में मूल अधिकार लगातार मानवाधिकारों से प्रेरित होते हुए अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं? डू यू एग्री दैट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया are continuously increasing in the name of human rights? ठीक है, तो इसका जवाब यहाँ है ये वाला। ठीक है, कैसे बढ़ रहे हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बढ़ रहे हैं, संसद के थ्रू बढ़ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स को कोट करना है। ऐसा कोई एक क्वेश्चन आया भी है शायद, एक बार चेक करना PYQ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शायद ऐसा एक आया है कुछ। चलो मैं देख के बताऊंगा। हाँ है यार, मैं तो भूल गया बोला क्या था। एक काम करो, उसको हिंदी में गूगल कर लो और ट्रांसलेट कर लेना, क्योंकि मैं भूल भी गया हूँ बोला क्या था मैंने। मतलब भाव समझ लेना, उसका भाव जो था ना, स्पिरिट क्या थी बोलने की वो। हाँ हाँ, वो पहला वाला नहीं आया, पहला वाला अभी बताया नहीं था, ये देखो। दूसरा वाला नहीं आया, समझ में ना? पहला वाला नहीं आया, इधर देखो। व्यक्तिगत अधिकार चल रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो अब पृथ्वी बचानी है, क्योंकि ओजोन लेयर पिघल रही है। तो इसका मतलब है अब सब कैंसर से मरेंगे। तो आपको ओजोन को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने अधिकार छोड़ने चाहिए। मैं कार नहीं चलाऊंगा, AC नहीं चलाऊंगा, तो बचेगा। ऐसे करना। चलो वापस आते हैं फंडामेंटल राइट पे, क्योंकि उसमें और ज्यादा गहराई में घुसे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। फंडामेंटल राइट के हिसाब से देखो जरा, दो कैटेगरी में है। एक जो केवल सिटीजन को है, ये है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। और एक ऐसे हैं जो सभी को हैं, यानी कि नागरिकों को तो है ही, प्लस विदेशियों को भी है, एलियंस बोलते हैं उसको। तो इसके अलावा जितने बच्चे वो सभी को हो गए, जैसे आर्टिकल 14, 17, 18, 20 से 28 तक और 32। ठीक है, केवल सिटीजन वाला याद रखना, वो अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, एलियंस तो कहते हैं, विदेशी को फॉरेनर नहीं कहते हैं। फॉरेनर वर्ड गलत है, फॉर्मल लैंग्वेज में गलत है, वैसे आपस में बोल देते हैं। एलियंस का मतलब पता क्या होता है? आपके लिए वो व्यक्ति भी एलियन है जो मुरादाबाद से बाहर का है। आप जहां है उस रेफरेंस में ये वर्ड यूज होता है। तो हम भारत में हैं, तो भारत के बाहर का हर व्यक्ति एलियन है। ये वो वाला नहीं, ऋतिक रोशन वाला सोच रहे होगे, वो नहीं।
वो पृथ्वी के सेंस में है। मैंने बोला ना आप जहां हैं उसके रेफरेंस में ये वर्ड यूज होता है। तो ऋतिक रोशन वाला जो एलियन था जादू, वो पृथ्वी के सेंस में था, यानी कि आप पृथ्वी में हैं तो पृथ्वी के अलावा कहीं और से कुछ भी होगा वो एलियन है आपके लिए। आर्टिकल 22 में ये वर्ड भी आया है, एनिमी एलियन वर्ड आया हुआ है। एनिमी एलियंस को भारत में अधिकार नहीं होते हैं कुछ, आर्टिकल 22 ये बताता है। अगर ये वर्ड सही नहीं होता, सूट नहीं करता, तो ये वर्ड होता ही नहीं आर्टिकल 22 में। हो गया, आगे चलें। देखो हमने बोला कि फंडामेंटल राइट्स, यहां राइट्स के बारे में हमने लिखा कि जब हमें कुछ करने की गारंटी दे दी जाती है तो वो अधिकार की प्रवृत्ति बन जाती है। और उन्हीं गारंटी को जब आप कुछ ऐसे राइट से जोड़ देते हो जो फंडामेंटल बेसिक है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, इंसान के पास कम से कम इतना होना चाहिए, वही फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब बिल्कुल बेसिक, बुनियादी। तो ये गारंटी किसके खिलाफ है, सवाल ये है। तो ध्यान रखना, ये गारंटी हुकूमत के खिलाफ होगी, सरकार के खिलाफ होगी, क्योंकि इससे बड़ा दैत्य भूत हो नहीं सकता। ताकत इस देश में या किसी देश में अगर सबसे ज्यादा किसी के पास है तो किसके पास है? हुकूमत के पास। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, प्रशासन जब चाहे चुटकियों में मार देगा। तो आपको सबसे ज्यादा डर सत्ता से होता है, अधिकारों को लेकर। इसीलिए अधिकारों की गारंटी किसके खिलाफ देना ज्यादा बेहतर है, व्यक्ति के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ? हुकूमत सारे व्यक्तियों को कंट्रोल करती है कानून बना के, तो हुकूमत जब कानून बनाती है तो हर व्यक्ति तो खुद ही उसके कंट्रोल में आ गया, तो उसके खिलाफ तो मुझे अधिकार चाहिए ही नहीं, बल्कि तेरे खिलाफ चाहिए, क्योंकि तुझसे ज्यादा डर है। कब आदेश आएगा गोली चला दो, सब मर गए, तो काहे का जीने का अधिकार? जब सत्ता के रहमो करम पे सिर्फ एक गोली में आदमी मार दिया जाए तो फिर अधिकार कहां बचा? इसीलिए जो मार सकता है या जिससे खतरा है उसी को जिम्मेदार ठहरा दो, कि मारेगा कोई, जिम्मेदार तुम हो गए, तो वो बचाता घूमेगा फिर आपको, अरे मेरा बेटा, मेरी लल्ली, है ना? यही भाव होता है हुकूमत का। समझ में आया? मतलब ये कि सत्ता आपको प्रोटेक्ट करती है कि नहीं, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। और वही भाव फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ हमें गारंटी है, और इनकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी हुई है। ठीक है, बनाओ। ये सब ऐसे टॉपिक हैं, अगर 10-15 दिन भी पढ़ोगे ना, इस पूरी जिंदगी का और पॉलिटी का फलसफा समझ में आएगा, सिर्फ एक ही टॉपिक 10-15 दिन अगर चले तो। जिस गहराई में लेके जाओगे ना, तब समझ में आएगा कि असल में अब मजा आया। अभी तक तो ऊपर ऊपर तैर रहे थे, लेकिन लिमिटेशन है, मजबूरी है। जैसे अभी राइट पे बात करें तो मैंने तो बहुत कुछ नहीं बोला है आपके सामने। अगर इसी में ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग अगर हम अधिकार को परिभाषित करने लगे कानून शास्त्र के अनुसार, तो उसमें अधिकारों की कैटेगरी डिफाइंड है, राइट इन रेम, राइट इन पर्सनम। कब पूरे ब्रह्मांड के खिलाफ आपको अधिकार है, कब किसी व्यक्ति के खिलाफ अधिकार है। असल में पैदाइश अधिकारों की यहीं से होती है। और जब राइट इन रेम, पब्लिक इन लार्ज के खिलाफ आपको अधिकार है ना, तो फिर उस अधिकार की वैल्यू ज्यादा होती है। और राइट इन पर्सनम यानी कि मुझे इसके खिलाफ अधिकार है, तो ये अधिकार अगर उल्लंघन हो भी जाएगा जो मुझे इसके खिलाफ है, व्यक्ति का व्यक्ति के खिलाफ अधिकार अगर उल्लंघन हो भी जाएगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए व्यक्ति और व्यक्ति के अधिकारों की परिभाषा सिविल राइट की कैटेगरी में आती है।
और जब राइट इन रेम के खिलाफ बात करते हो तो वो फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट कैटेगरी में जाती है। ठीक है, तो इस लेवल पे आना चाहिए था, लेकिन मजबूरी है। बना लिया। अब आर्टिकल 12 लिखो जरा। जो राज्य की परिभाषा बताता है। देखो, जैसे मैंने अभी बोला था ना कि सरकार के खिलाफ अधिकार है, क्योंकि डर उसी से ज्यादा है। जैसे एक घटना हुई थी अभी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट भी आया था। देखो, सरकारों के अधिकार होते हैं और वो इतने खतरनाक होते हैं कि कब मिसयूज हो जाएगा उनको खुद समझ में नहीं आता। आपने न्यूज में सुना होगा, बहुत सारे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला था। घर एक प्राइवेसी का स्थान होता है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है। सरकार का आदेश आया, बुलडोजर चला, घर खत्म, यानी कि प्राइवेसी खत्म, आर्टिकल 21 खत्म। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि घर गलत खसाया था, ये तो अपराधी था ही नहीं। अब आप इसी पॉइंट पे समझना कि सत्ता ने एक सेकंड नहीं लगाया, आपके अधिकार छीन लिए। वो अलग बात है, बाद में कंपनसेशन देगी, लेकिन फिलहाल तो आपका अधिकार गया। इसीलिए सत्ता के खिलाफ अधिकार है, डर उसी से ज्यादा है। ठीक है, लिखो आगे। मूल अधिकार राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। मूल अधिकार राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी अगेंस्ट द स्टेट, जिसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है, विच हैज बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 12, जिसकी परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। देखो, जैसे मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं आम बोलचाल की भाषा में, तो कोई दिक्कत नहीं कि ये गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कौन है जिसके खिलाफ मुझे अधिकार मिला है, या मेरे अधिकार जैसे ही छीनेंगे तो मैं किसको पकड़ूं, सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसको पकड़ के ले जाऊं? तो ये वही बताता है। ये कहता है नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जब भी कुछ ऐसा करेगी जो आपके अधिकारों को छीन रहा है, तो आप उसको कोर्ट में ले जाओ। कैसे, बताता हूं। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 2018 में। उसमें लिखा था राष्ट्रपति भवन में 12 गार्ड की वैकेंसी खाली है। वो जो घोड़े पे बैठे होते हैं भाला लेके, 12 गार्ड की वैकेंसी खाली है, लेकिन केवल सिख, जाट और राजपूत ही फॉर्म भर सकते हैं। राष्ट्रपति भवन किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार ऐसा भेदभाव करने वाला अगर नोटिफिकेशन निकाल रही है, तो जो व्यक्ति सिख, जाट या राजपूत नहीं है वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसका कारण है, आर्टिकल 16 में हर भारतीय नागरिक को नौकरियों में समानता का अधिकार है, और इसमें लिखा है जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार का नोटिस भेदभाव कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो जो चाहता वो चैलेंज कर सकता था। वो अलग बात है कि सरकार डिफेंड करती, अपना बचाव करती कि ये हमारी परंपरा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब भेदभाव करने के चांसेस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं है? है। दूसरा, देश की संसद कभी कभी ऐसा ऊटपटांग कानून बना दे कि आपके अधिकारों को छीन लिया जाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या हाई कोर्ट जा सकते हो। कैसे? संसद ने एक कानून पास किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सन 2000 में। इस कानून में एक धारा हुआ करती थी, धारा 66A। इस धारा में लिखा था, ये सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं,
वैसे तो हजारों हो सकते हैं, ये ज़्यादा न्यूज में है इसलिए बता रहा हूँ। था 66A में लिखा था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह, इस पे अगर कोई भी दूसरी व्यक्ति या संस्था की आलोचना करता है, बुरा भला कहता है, तो उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेगी, इसमें लिखा था। लेकिन ये केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए था, ठीक है। ये धारा जो कह रही है हर भारतीय नागरिक को आर्टिकल 19(1)(a) में हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो बात कह रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो पब्लिक में खड़े होकर कुछ कहे तो हर नागरिक को आलोचना करने का अधिकार है। एक लड़की ने, बॉम्बे की रहने वाली है, उसने आलोचना कर दी कि बॉम्बे पुलिस नाकारा है, शिवसेना के लोग जिसको देखो गुंडई दिखाते हैं, पीट देते हैं और दुकानें बंद करवा देते हैं। ये घटना है जब बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई थी, तब की 2014 का शायद टाइम था। उस लड़की के खिलाफ उसने फेसबुक पे ये कमेंट किया था और एक वीडियो पोस्ट किया था। उस लड़की के खिलाफ शिवसेना के लोगों ने FIR कराई इसी धारा के तहत। बॉम्बे पुलिस ने उस लड़की के फेसबुक आईडी से IP एड्रेस निकाला, जो नेट आप यूज करते हैं वहां से IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस निकाला, उस लड़की को अरेस्ट कर लिया इसी धारा के तहत, क्योंकि कानून में लिखा था। उस लड़की की फ्रेंड ने उस कमेंट को या उस पोस्ट को लाइक किया था, पुलिस ने उसको भी उठा लिया, ठीक है। ये जब अरेस्ट हुए तो ये बड़ा न्यूज में चल रहा था कि ऐसे तो कोई भी न्यूज चैनल वाला आलोचना कर ही नहीं पाएगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगी। फिर एक लड़की श्रेया सिंगल नाम की, दिल्ली की रहने वाली थी, ऑक्सफोर्ड से लॉ करके आई थी, वो सुप्रीम कोर्ट आती है सीधे और कहती है, माय लॉर्ड, हर व्यक्ति का नागरिक होने के नाते इसमें पुलिस का या पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना करने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसमें लिखा हुआ। तो फिर ये धारा इसका उल्लंघन कर रही है, जबकि ये फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट सबसे पवित्र है, तो कानून बना के आप कैसे छीन रहे हो? ये तो पाबंदी है। तो 2014 में जब ये केस डिसाइड हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस लड़की को कि कमाल बात है, हम 14 साल से ये कानून लागू कर रहे हैं, लोगों को सजाएं भी हुई हैं, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि ये धारा इसका उल्लंघन कर रही है। तो अब समझ में आया संसद कैसे अधिकार छीनती है, ऐसे छीनती है। क्लियर है? फिर आगे देखो, तीसरे पे राज्य सरकार आता है। राज्य सरकार कोई ऐसा आदेश कर दे जो आपके किसी अधिकार को छीन रहा हो, तो जैसे ये कर रहे हैं ऐसे ये भी कर सकते हैं, ठीक। फिर जैसे संसद कानून बनाती है ऐसे ही राज्य विधायिका भी कानून बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर। फिर जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जिसको लोकल अथॉरिटी कहते हैं, स्थानीय प्राधिकारी, ये भी आपके अधिकारों को छीन सकते हैं, तो इनको भी लपेटा गया है। स्थानीय प्राधिकारी में जैसे पंचायतें आती हैं, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, ये इस टाइप की संस्थाएं आती हैं, ठीक है। ये भी जिम्मेदार है, अगर ये कुछ ऐसी हरकत कर दें जो आपके किसी अधिकार को छीन रही है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आए दिन आप सुनते होंगे पंचायत ने ऐसा कर दिया, ऑनर किलिंग हरियाणा में खूब हुई थी, ठीक है। अगर किसी पंचायत के थ्रू हुई है तो फिर वो जिम्मेदार है अधिकारों को लेके, ठीक। और मुंह काला करना तो पंचायतों के लिए आम बात है, गधे पे बैठा देना मुंह काला करके, पंचायतें अक्सर करती हैं, ठीक है। तो वो मानवीय गरिमा के खिलाफ है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। फिर एक लास्ट कैटेगरी है अदर अथॉरिटीज, अन्य प्राधिकारी, इनके खिलाफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है
कि इसमें आएगा क्या। तो ध्यान रखना, एक टर्म आता है लैटिन भाषा में सुई जनरस, मतलब ये उस जैसा। तो जो यहां लिखे हैं इन्हीं जैसा आएगा ना इसमें। सेब की टोकरी में केला रख दें, सूट करेगा नहीं ना। तो इसका मतलब अदर अथॉरिटी में वही आएगा जो इनके ही जैसा होगा। ठीक है, इस पे बहुत सारे केस हैं, शांताबाई का केस है और बहुत सारे हैं, लेकिन क्योंकि लिमिटेड टाइम हम लोगों के पास, उतना नहीं जा रहे। इसमें आम भाषा में समझ लेना, वो संस्थाएं जो सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं वो आएंगी, चाहे सरकार के आदेश पे चलती हों, चाहे सरकार के पैसे पे चलती हों, या सरकारी कानूनों के आधार पे चलती हों, वो संस्थाएं इसमें आएंगी। जैसे LIC हो गया, और सरकारी कंपनियों के कुछ नाम लिख लेना, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, बना लो। हाँ, तो प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल कब है? प्रॉपर्टी का राइट फंडामेंटल नहीं है। तो वक्फ बोर्ड के पास एनफोर्समेंट मशीनरी थोड़ी होती है, वो तो कोर्ट के थ्रू ही वो भी करेगा, जबरदस्ती थोड़ी खाली करवा लेगा। क्लेम मेरा कब्जा है, मैंने वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर रखा है मान लो, तो मैं जिस जमीन पे बैठा हूँ, वक्फ बोर्ड ये नहीं कह सकता कि चलो तुम जमीन खाली करो, अगर कहेगा भी तो मैं कहूंगा जाओ कोर्ट से ले लो, तो वो कोर्ट जाएगा, मैं थोड़ी जाऊंगा। वो साबित करेगा कि ये जमीन मेरी है, तब कोर्ट के आदेश से पुलिस आएगी, फिर मुझसे खाली करवाएगी। समझ में आया? वक्फ बोर्ड के पास कोई मशीनरी नहीं है कि खाली करा लेगी आपसे। और एक बात ध्यान रखना, लॉ में, कानून में, संपत्ति उसकी होती है जिसका कब्जा होता है। पोजेशन इज द फर्स्ट साइन ऑफ द ओनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी। आपका कब्जा है मतलब ओनर आप हैं। जो कहता है कि आप ओनर नहीं है, वो साबित करेगा कि आप ओनर नहीं है। और कब्जा आपका है तो आपसे कोई ऐसे खाली नहीं करा सकता जब तक कोर्ट आदेश नहीं कर देगा लीगल पेपर पे। समझ में आया? तो वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे भी बहुत सारी पता है, मेरे पास बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस टाइम, वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में आपकी जान पहचान है, तो ये थोड़ा सा अगर हो जाए तो अच्छा है। तो नहीं, जान पहचान है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन हमें मिल जाए। तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, व्यक्ति को कैसे मिलेगी? कम्युनिटी या समाज को मिलेगी, है ना? क्योंकि वक्फ का मतलब ही यही है कि जो कॉमन वेलफेयर में यूज होगी, तो व्यक्ति को कैसे मिलेगी? जो कब्जा करे बैठे हैं सबसे खाली करवाई जाएगी। हाँ, पूछो। तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारे घर में चल रहा है। हाँ, 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 मतलब लोन जिस, हाँ, हाँ, तो जो आपसे, जो LIC या जो बैंक आपसे पैसे मांग रहा है, उससे बोलो ओनरशिप हमारे पास है, लोन हमने नहीं लिया। अगर आपको हमसे ही लेना है इस जमीन की वजह से, तो आप कोर्ट में केस फाइल कर दो, हम रिप्लाई करेंगे, बात खत्म। वो करेंगे ही नहीं क्योंकि ओनरशिप अब आपके पास है। लोन कैसे लेगा भाई? जब ओनरशिप ही मेरे पास है, तो ओनरशिप मुझे मिली है, इसका मतलब मेरे प्रॉपर्टी का मिसयूज करके किसी ने लोन लिया है, तो वो दो लोग वो निपटेंगे, जिसने लिया और जिसने दिया। प्रॉपर्टी तो मेरी थी, मैं तो उल्टा केस फाइल कर दूं कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी पे लोन दे कैसे दिया। आगे ना, तो ठीक है फिर, और क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आप जीत गई हैं, अब आपसे लोन की किस्त मांगी जा रही होगी, यही ना? तो क्या तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तो क्यों, आपको क्यों देना होगा? जिसने लिया या जिसने दिया वो दोनों जाने।
आप तो उन दोनों के लिए थर्ड पार्टी हो, ठीक है। हाँ, नहीं तो अगर आप गलत बोल रहे हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा में जाएगा तभी। वैसे आप आलोचना कर सकते हो कि मुझे लगता है कि ये फैसला ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे ऐसे आधार हैं। अब आपको अरे ये तो जज गधा है, ये अदालत गधा है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ बिल्कुल आलोचना होती है। आप न्यूज एंकर्स को नहीं सुनते हो? पूरी जज की भी कर सकते हो, जुडिशरी भी कर सकते हो, बस आपको अपने दायरे में रहना है। दायरे का सेंस ये है कि पब्लिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक अफेयर्स में जब जज कुछ बोलता है, फैसला देता है, तो वो तारीफ और आलोचनाओं दोनों का शिकार होगा। लेकिन तारीफ या आलोचना किसी आधार पे होनी चाहिए। ये नहीं अरे मैं तो जानता हूं ये तो करेक्टरलेस आदमी है, ऐसी फैसले लिखता है, ये तो घूसखोर है, तो फिर आप पर्सनल हो रहे हैं। उसने अपने आप को पब्लिक डोमेन में जहां तक रखा है वहां तक आलोचना कर सकते हो आप। लेकिन जहां व्यक्तिगत छवि खराब होगी तब फंस जाओगे, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। ठीक है, बना लिया। राज्य की परिभाषा समझ में आ गई कि किसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। अब अगले पॉइंट पे आओ। देखो, इंडिया में आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत हैं कि भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है? सभी लोग सहमत होंगे, लेकिन हाथ कोई खड़ा नहीं करेगा। आप एग्री है ना इस बात से? जैसे अगर भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो 130वां संविधान संशोधन नहीं आता, ये लॉ ही बनेगा आगे जाके। वरना ऐसे भी कर सकते थे, अगर अरेस्ट ही करवाना होता तो ऐसे भी कर लेते मोदी जी। क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कानून से ही सब कुछ होता है, व्यक्ति की इच्छा नहीं चलती है। तो जिस देश में रूल ऑफ लॉ होता है वहां जो काम होगा कानून से होगा, कानून से ही सरकार को अधिकार और कर्तव्य होंगे, व्यक्ति को कानून से ही अधिकार और कर्तव्य होंगे। एग्री हो इस बात से? रूल ऑफ लॉ का मतलब ही यही होता है कि कानून के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, यही कहलाता है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये अपने अधिकारों को या कर्तव्यों को सही से ना निभाए तो कानूनन इसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, है ना? तो कुल मिला के जब व्यक्ति के अधिकारों को कोई छीनेगा तो जिम्मेदारी इनकी होगी। अभी हमने समझा था, मेरे फंडामेंटल राइट को छीनने के वजह से जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी, राज्य होगी, अभी आपने लिखा। तो इनको जो भी करने का अधिकार होगा वो कहां से मिला होगा? क्योंकि भारत में रूल ऑफ लॉ है। तो ध्यान रखना, सरकार जो भी काम करेगी, चाहे अधिकार छीनने का या प्रोटेक्ट करने का, वो लॉ से ही करेगी। इसीलिए अधिकार जब भी छिनेंगे तो वो कानूनन ही छिनेंगे। किसी न किसी कानून में जरूर लिखा होगा कि इस तरीके से आपके अधिकारों को छीना जाता है। देखो, अभी तुम्हें सबर नहीं हो रहा है, ये क्या है? कानून है। अधिकार छीने थे नहीं छीने थे? छीने थे। इसका मतलब अधिकार कानून से ही छीने जा सकते हैं। अब वो कानून का रूप कैसा है वो अलग बात है, उसी पे अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले आप लिखो आर्टिकल 13। राज्य ऐसा कोई भी कानून ना तो लागू करेगा ना बनाएगा। स्टेट शैल नॉट इम्प्लीमेंट और मेक एनी लॉ। राज्य ऐसा कोई भी कानून ना तो लागू करेगा और ना बनाएगा।
स्टेट शैल नॉट इम्प्लीमेंट और मेक एनी लॉ विच वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट, जो किसी मूल अधिकार को छीनता हो, जो किसी मूल अधिकार को छीनता हो। ठीक है, अब यहां एक क्वेश्चन ये है कि आप ये तो कह रहे हो कि ऐसा कोई कानून ना बनेगा ना लागू होगा, तो दो बातें ध्यान रखना। जब आप कह रहे हो कि ना तो लागू होगा और ना बनेगा, तो लागू होने का मतलब क्या है? कानून पहले से ही होगा और लागू होना रोक रहे हो। तो ध्यान रखना, संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। तो इस डेट से पहले क्या अंग्रेजों ने भारत में कानून नहीं बनाए थे? बनाए थे। तो ये कानून संविधान बनने के बाद लागू नहीं होंगे अगर फंडामेंटल राइट को छीन रहे हैं, यही लिखा हुआ है। ना लागू करेगा ना बनाएगा। तो लागू तो तभी होगा जब पहले से है, और संविधान इस डेट से लागू हुआ। तो इससे पहले जितने कानून थे, अगर वो आपके किसी अधिकार को छीन रहे हैं तो लागू नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी बात, ना बनाएगा, इसका मतलब ये कब की बात कर रहे हैं? फ्यूचर का मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद। बात समझ गए? ना लागू करेगा, क्योंकि आर्टिकल 12 या फंडामेंटल राइट आपको 26 जनवरी 1950 के बाद मिले। तो बाद के लिए तो आपको और भी ध्यान रखना होगा। डर पैदा किया गया है सरकार को कि सुन, ना तो लागू करना ना बनाना, वरना काट के फेंक देंगे। ये कौन कहेगा? संविधान कहेगा, और सुप्रीम कोर्ट को पावर दे देगा कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो तुम देख लेना, इनको बुला लेना। ठीक है। तो ध्यान रखना, ना लागू होते हैं ना बनते हैं। इसमें दूसरी बात एक और शामिल है, ये वाले कानून बनने के टाइम यानी कि शुरू से ही जीरो नहीं होते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से पहले वो कानून सही था। वो तब गलत हुआ होगा जब संविधान लागू हुआ, टकराव हुआ होगा। ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा इसका मतलब वो कानून बनने के टाइम से ही जीरो होगा। ये फर्क है, ध्यान रखना। ये कानून बनने के टाइम से जीरो नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाए और लागू किए। जैसे रॉलेट एक्ट, जो आंदोलन चला था भारत में रॉलेट अधिनियम के खिलाफ, तो वो इससे पहले का ही तो है, लागू हुआ था या नहीं हुआ था? और अगर ये संविधान लागू हो गया, क्या अब रॉलेट एक्ट लागू हो सकता है? क्योंकि कानून तो अब भी था, वो नहीं हुआ ना। सेम ये बात आगे के लिए भी है, बस फर्क ये है यहां बनते ही जीरो, इधर बना और कोर्ट ने उसको जीरो डिक्लेयर कर दिया। ये हो सकता है बच जाए, अगर उतना छांट के काम चल सकता है। ठीक है, लिखो। हम्म 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 ये बड़ा बेसलेस सी बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट भी लगाई है भारत सरकार की इसी बात पे, कि आप ये जो प्रोविजन बना रहे हैं कि दूसरे धर्म का व्यक्ति वक्फ बोर्ड में शामिल होगा, पहला ये गलत है। या तो ये सभी धर्मों के लिए एक्स्ट्रा कर दो कि जो ट्रस्ट है मंदिरों के उनमें गैर धर्म का भी होगा, गुरुद्वारों में भी गैर धर्म का होगा। तो सिर्फ एक ही धर्म के लिए क्यों कह रहे हो? दूसरे धर्म का भी होगा। इरादा हो सकता है अच्छा हो कि भाई सुधार हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट मुस्लिम धर्म की प्रॉपर्टीज में है।
वक्त में सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। लोग कब्जा जमा के बैठे हुए हैं और वो सब ठेकेदार हैं पूरी कम्युनिटी के। तो इरादा सरकार का सही है, लेकिन लीगल ग्राउंड पे ये टिक नहीं पाएगा, क्योंकि लीगल ग्राउंड पे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि भाई आधार क्या है दूसरे धर्म के व्यक्ति को इसमें लाने का, और 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हो, कन्वर्ट होने के बाद मुस्लिम बन गया, उसके बाद 5 साल तब दान कर सकता है, तो ये भी आधार बड़ा बेसलेस है। हो सकता है कोई 5 साल में भी पक्के ईमान का ना हो पाया हो, कच्चा कच्चा रहा हो, रोज सोचता हो गलत आ गया यार, वापस जाऊंगा, घर वापसी उसको हो सकता है दिमाग में चल रहा हो सकता है किसी को 10 साल बाद लगे ना ना गलत कन्वर्ट हुआ, वापस जा रहा हूँ हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, हो सकता है। तो 5 साल का कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है। इन्हीं तर्कों पे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट डांट रहा है बार बार सरकार को। हम्म। तो यही तो बता रहा हूं मैं कि जो इन्होंने प्रोविजन बनाए हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, उसी पे सुप्रीम कोर्ट बार बार इनको डांट रहा है कि नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, कुछ ऐसा बनाओ जो सब पे एक सा लागू हो, सभी धर्मों पे एक सा लागू हो। अब एक ही धर्म को टारगेट करोगे तो फिर ऑब्जेक्शन उठ सकता है इस बात का, वो सब आएंगे कोर्ट कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसा ही इनके यहाँ भी करवाओ, हम भी घुसेंगे उसमें, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। हम्म। 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 जो जो बातें आप बोल रहे हो वो सब दलीलें वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं उन्होंने बहुत अच्छे से रखी हैं। शायद कपिल सिब्बल इस केस में वकील हैं, वो दलीलें रख रहे हैं जो आप सोच भी नहीं पाओगे, वो भी रख रहे हैं, बेफिक्र रहो। आगे लिखो। अच्छा हाँ, एक सवाल ये कि कानून की परिभाषा में फिर क्या आएगा। जैसे हम कह रहे हैं ऐसा कोई कानून ना बनेगा ना लागू होगा, तो ये भी तो पता होना चाहिए कानून होता क्या है। सिर्फ हम ये कह दें कि संसद से पास अधिनियम ही कानून होता है, वो गलत है, क्योंकि सरकार दूसरे रास्ते से ही काम कर लेगी। क्यों, देखो कानून की परिभाषा में किस किस को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना, चाहे राज्य विधायिका या देश की संसद कोई भी अधिनियम बनाएगी वो कानून की परिभाषा में आएगा, आप चैलेंज कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि किसको चैलेंज कर सकते हैं, ऐसे समझो, बात समझ गए। पहला अधिनियम को कर सकते हैं, सरकार कोई नियम बनाए उसको चैलेंज कर सकते हैं, सरकार कोई ऑर्डर करे उसको चैलेंज कर सकते हैं, सरकार कोई विज्ञप्ति निकाले, जैसे मैंने बोला राष्ट्रपति भवन से विज्ञप्ति निकली, अधिसूचना, उसको चैलेंज कर सकते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई ऑर्डिनेंस निकाले, अध्यादेश निकाले, उसको चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को, 213 में गवर्नर को टेम्परेरी लॉ, जिसको ऑर्डिनेंस कहते हैं फॉर्मल भाषा में, निकालने का अधिकार है। इसकी वही वैल्यू होती है जो इसकी होती है, बस फर्क ये है कि 6 सप्ताह के लिए वैलिड होता है केवल, जो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि दो सिटिंग के बीच 6 महीने मैक्सिमम गैप हो सकता है। संसद की 2 सिटिंग के बीच मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, तो कोई भी अध्यादेश एक्सटेंड हो सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन वैलिडिटी 6 सप्ताह है। जैसे ही आज आगे बैठोगे इसके 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई भी प्रथा या परंपरा, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं अगर वो किसी के अधिकारों को छीन रही है। फिर कोई भी कस्टम, जिसको रूढ़ी या रूढ़ियां कहते हैं, परंपराएं, तो कुछ भी ऐसा जो समाज में परंपरागत रूप से चल रहा है, चाहे ये हो चाहे ये हो, जैसे 3 तलाक, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा वगैरह वगैरह,
अगर ये अधिकारों को छीन रही है तो इनको आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 तलाक को खत्म कर दिया ना, ये इसी आधार पे खत्म किया क्योंकि 3 तलाक मुस्लिम कम्युनिटी की सुन्नी सेक्ट में हनफी ब्रांच में 3 तलाक को वैलिड माना गया था, जबकि और जगह और देशों में वो वैलिड नहीं है, बहुत पहले खत्म हो गई है। हनफी के अलावा और में वो भी नहीं है। तो फिर ये कोई आधार नहीं है कि आदमी 3 बार तलाक बोल के और वाइफ से छुटकारा पा ले। ठीक है, गलत था। आर्टिकल 14 में लिखा समानता का अधिकार है, तो लड़की को समानता कहाँ है? अगर वो 3 बार बोल के तलाक नहीं दे सकती, आदमी दे सकता है, तो ये तो भेदभाव हो गया। इसी आधार पे खारिज कर दिया। ठीक है, बनाओ। हो गया, आज के लिए यहीं रुक दें, थक गए हो गए। हाँ, क्या? हाँ 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 हाँ। भारत में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, तो जो प्रोसेस बताया गया है ना कि ऐसे 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 होगा, तो वो वही फॉलो होगा, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे कोई पुजारी हो या मौलाना हो, सबके लिए प्रोसेस एक ही होगा। वरना आप अजमल कसाब को खड़े होकर अगर गोली मार देते कि नहीं यही फैसला होगा, तो फिर कल को वही घटना आपके साथ भी हो सकती है। और भारत में रूल ऑफ लॉ है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, जो प्रोसीजरल लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज रैंडम जस्टिस की बात आ जाएगी ना, जस्टिस ऑन द रोड, जस्टिस फ्रॉम द गन, ये गलत है। तो गलत हो जाएगा।